आज हम लोग भारत के संविधान में तीन आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 112, 113 और 114। ये फाइनेंशियल मैटर्स के विषय में पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर रहेगा उसके संबंध में है। तो सबसे पहले आर्टिकल 112 देखते हैं। आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बजट भी कहते हैं। सालाना बजट आता है फरवरी के महीने में। इसमें एस्टिमेट्स होते हैं कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल टू मार्च गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू आएगी और क्या एक्सपेंडिचर होगा, उसके एस्टिमेट होते हैं। इसको प्रेसिडेंट प्रस्तुत करवाते हैं पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में। इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जनरली इसको हम लोग बोलते हैं बजट। इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या होता है, कौन से खर्चे होते हैं, वो वाले खर्चे जो एक्सपेंडिचर जो भी होता है, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो तरह के होंगे, एक एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड इंडिया। इस खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए, जो खर्चे करने हैं, उसके लिए जो अमाउंट चाहिए वो होगा इसमें बजट में। इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, खर्च किया जाएगा, उसके लिए जो पैसे चाहिए वो भी होता है। पहला होता है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा अदर एक्सपेंडिचर proposed to be made from consolidated fund of India। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ आइटम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी खर्चा हमको करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो अलग। ठीक है, तो इस टाइप के दो टाइप के खर्चों ब्रॉडली हम लोग इसमें एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे। तो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या खर्चे हैं। पहला, the emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको जो भी सैलरी दी जा रही है, जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं और उनके ऑफिस का जो अन्य खर्चा है वो शामिल होगा। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एंड सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये होगा। डेप्ट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्जा लिया है उसके प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाबदेह है, उसमें उसके चार्जेस जो है वो देना होगा। इसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, सिंकिंग फंड चार्जेस हो सकते हैं, रिडेम्पशन चार्जेस हो सकते हैं और कुछ अन्य चार्जेस भी हो सकते हैं। किस संबंध में, लोन लेने के संबंध में और उसके सर्विस करने के संबंध में, उसको चुकाने के संबंध में। ठीक है, डेप्ट चार्जेस क्या हो सकते, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्जा ले रखा है इसमें उसकी सर्विसिंग करना इंटरेस्ट के थ्रू, सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं, रिडेम्पशन चार्जेस होते हैं और अन्य एक्सपेंडिचर भी होता है उस लोन के सिलसिले में। उसके लिए जो खर्चा होना है वो एक्सपेंडिचर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड होगा। इसमें ये खर्चा किस लिए है, लोन लेने के लिए और उसकी सर्विस करने के लिए और उसको चुकाने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट अब होती नहीं है, पहले कभी थी, तो उसके जो जजेस थे उनकी पेंशन। हाई कोर्ट के जजेस की वो पेंशन जो होती है वो भी इसमें चार्ज होती है। जितने भी हाई कोर्ट्स इंडिया की टेरिटरी के अंदर है उनकी। सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का ऑफिस होता है, सीएजी होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, उनकी सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन, ये भी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। अच्छा, कोई कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आया गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना है उसके संबंध में,
कोई जजमेंट आया, डिक्री आया, अवार्ड आया और गवर्नमेंट कुछ पेमेंट करना है तो वो भी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। और एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान में कहीं और कोई एक्सपेंडिचर लिखा है कि वो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा, या फिर पार्लियामेंट लॉ बना करके वो उसको डिक्लेयर कर देती है कि फला एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा, तो वो शामिल होगा। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर हम लोग बजट में शामिल करेंगे। एक तो है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा है अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो तरीके के। ये हो गया आर्टिकल 112। अब आ जाते हैं आर्टिकल 113। ये जो एस्टिमेट्स प्रस्तुत किए गए हैं बजट में, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा पार्लियामेंट में। तो हमने दो तरीके के खर्चे देखे थे, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो पहले उसको देख लेते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। ये एस्टिमेट्स जो होते हैं इसके ऊपर वोटिंग नहीं कराई जाएगी कभी भी। ये जो खर्चे गवर्नमेंट देगी वो एज इट इज पास रहेगा, उस पर कोई सांसद में वोटिंग नहीं कराई जाएगी, लेकिन डिस्कशन हो सकता है, दोनों सदनों में इसके डिस्कशन हो सकता है इस एस्टिमेट पे कितना एस्टिमेटेड खर्चा है, लेकिन कोई वोटिंग नहीं कराई जाएगी। और दूसरे खर्चे क्या थे, अदर एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये ग्रांट्स के फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा। ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। हमें इतनी ग्रांट चाहिए, इस फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा। अब लोकसभा के लिए पास क्या पावर है, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है इसमें पावर ये है कि वो एज इट इज उसको अप्रूव कर दे, ठीक है, और या फिर रिफ्यूज कर दे पूरा टोटल एज इट इज कि नहीं ये ग्रांट नहीं दी जाएगी, या फिर उसका अमाउंट चेंज कर दे, कम कर दे, ठीक है। बढ़ा नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है ये पहले प्रेसिडेंट ऑफ की रिकमेंडेशन होगी, उसके बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। बजट में एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। पहला होता है कि एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन गवर्नमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको उस पर कोई वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट में, केवल डिस्कशन होता है। और वो अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके लिए डिमांड फॉर ग्रांट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेकर के। अब लोकसभा के पास पावर है एज इट इज उसको अप्रूव कर दे, टोटल रिफ्यूज कर दे, अमाउंट रिड्यूस कर दे, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 114 पे। ये है अप्रोप्रिएशन बिल्स। वो डिमांड फॉर ग्रांट्स तो पास हो गया, ठीक है, और वो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो भी पास हो गया। अब कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो उसके लिए पहले एक अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होगा आर्टिकल 114 के अंदर। केवल बजट से नहीं पैसा निकल जाएगा, उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होगा। वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा पास होने के बाद, ठीक है। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एन अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जैसे ही जो ग्रांट्स हैं जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ी, वो आर्टिकल 113 में, वो जैसे ही ग्रांट्स अप्रूव हो जाती हैं वहां पे, उसके बाद तुरंत ही एक अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाता है ताकि अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा सके उन खर्चों के लिए। जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा तब तक ये नहीं निकाला जा सकता। किस किस खर्चों के लिए ये अप्रोप्रिएशन बिल होगा, द ग्रांट्स सो मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा ने जो ग्रांट अलाउ किया है उसके लिए होगा। और जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो पहले मैंने देखा था कुछ आइटम्स थे, उसके लिए भी होगा। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल में अमाउंट होगा वो बजट के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, उतना उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बजट में जितना सैंक्शन हुआ है उतना ही रहेगा या उससे कम रहेगा।
अच्छा, जो अप्रोप्रिएशन बिल जब प्रस्तुत हो रहा है तो क्या उस समय अमेंडमेंट मूव किया जा सकता है उस बिल में? इन चीजों के लिए अमेंडमेंट नहीं मूव किया जा सकता। किन चीजों के लिए अमेंडमेंट नहीं मूव किया जा सकता? कि उसका अमाउंट चेंज कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इतना अमाउंट हमको विड्रॉ करना है फिलहाल, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई अमेंडमेंट नहीं प्रस्तुत कर सकते कि हमें अमाउंट चेंज करना है। किसी खर्चे को किसी दूसरे खर्चे में, किसी अमाउंट को किसी दूसरे खर्चे में समायोजित करने के लिए अमेंडमेंट नहीं डाला जा सकता कि ये अमाउंट सैंक्शन हुआ था इस पर्पज के लिए, हम इस पैसे को इस पर्पज में नहीं उस पर्पज में दूसरे पर्पज में खर्च कर लेंगे, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं डाला जा सकता। कोई भी जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका अमाउंट चेंज करने के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। अच्छा, ये अमेंडमेंट कोई ये वाला कोई अमेंडमेंट मूव होता है, इसके अलावा तो अमेंडमेंट मूव हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट मूव होता है तो ये इसमें फॉल कर रहा है कि नहीं, ये डिसीजन प्रिसाइडिंग अफसर का होगा, वो फाइनल होगा। ठीक है, वो अमेंडमेंट अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ये प्रिसाइडिंग अफसर डिसाइड करेंगे और उनका डिसीजन फाइनल होगा। तो आर्टिकल 114 को शॉर्ट में देख लेते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है? एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, किस संबंध में? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अदर एक्सपेंडिचर टू बी मेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इफ अगर डिमांड फ्रॉम फॉर ग्रांट मंजूर कर देती है लोकसभा, तो अब एक अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में और इसके पास होने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा सकते हैं। इस अप्रोप्रिएशन बिल में बजट से ज्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इस अप्रोप्रिएशन बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं मूव कर सकते। किस टाइप के अमेंडमेंट? जो अमाउंट चेंज करने का अमेंडमेंट हो या फिर हेड चेंज करने का कि इस हेड में नहीं उस हेड में पैसा खर्च कर देंगे, या फिर जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट बजट में सैंक्शन हुआ है वो उसका अमाउंट चेंज करने का। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।